डॉक्टर आसिफ इजहार चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि हर नई वीडियो की अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप इन वीडियोस को पसंद कर रहे हैं और ये मालूमाती वीडियोस जो हैं ये अपने दोस्तों तक भी पहुंचा रहे हैं और आपकी फ़ीडबैक से जो है तो हमें मुसलसल एक इनकरेजमेंट मिलती है और इंशाल्लाह इसी तरह आप अपना फ़ीडबैक जारी रखिए ताकि हम आपके लिए ये मालूमाती वीडियोस बनाते जाएं। ख़वातीन हज़रात, आजकल अगर आप सर्च करें किसी भी उस पे चैनल पे या न्यूज़ चैनल्स पे, अखबारों में और हर जगह पे आपको आगाही मुहिम एक चलती हुई नज़र आती है मंकी पॉक्स के हवाले से। अब मंकी पॉक्स जो है ये क्या चीज़ है और इसका आउटब्रेक कैसे होता है, इसकी वबा कैसे आती है, क्या क्या साइंस एंड सिम्टम्स हैं मंकी पॉक्स जो बीमारी है और ये किस तरह होती है, इसका इलाज क्या है, आज मैं आपको इस बारे में बताने लगा हूँ। ख़वातीन हज़रात, मंकी पॉक्स का जो वायरस है ये पॉक्स वायरस फैमिली जो है, जिस तरह के चिकन पॉक्स या जो वेरिसेला वायरसेस हैं, जिस तरह स्मॉल पॉक्स ये बीमारियां होती हैं, इसी तरह मंकी पॉक्स एक वायरस है जो कि पॉक्स फैमिली से ताल्लुक़ रखता है और ये जो है पहली मरतबा 1958 में यानी 1958 में इसको मंकीज़ से आइसोलेट किया गया, क्योंकि मंकीज़ के या बंदरों के कुछ ग्रुप पे एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे थे और उनमें एक नए किस्म का वायरस उसका इंकशाफ हुआ और जब उसकी एनालिसिस की गई तो उसको मंकी पॉक्स वायरस का नाम दिया गया। बाद में इस पर जब रिसर्च की गई पता चला कि ये वायरस जो है मुख्तलिफ किस्म के और जो रोडेंट्स हैं, यानी जिस तरह के चूहा और ये गुलहरी वगैरह और मुख्तलिफ किस्म के इस तरह जो रेंगने वाले जो रोडेंट्स हैं उनमें ये पाया जाता है और ख़ुसूसन उन जानवरों में भी पाया जाता है जिनमें रेबीज़ के जो जरासीम होते हैं वो पाए जाते हैं। लेकिन इसकी पहली दफ़ा आइसोलेशन चूँकि मंकी से हुई थी इसलिए इसको मंकी पॉक्स वायरस का नाम दिया गया। अब मंकी पॉक्स वायरस से आप इन्फेक्ट कैसे हो सकते हैं और ये एक दूसरे को ट्रांसमिट कैसे हो सकता है। सो ये कोई ड्रॉपलेट इन्फेक्शन नहीं है, जिस तरह के चिकन पॉक्स वगैरह वो ड्रॉपलेट की सूरत में भी ट्रांसमिट हो सकते हैं, ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन नहीं है। इसके लिए यह है कि डायरेक्ट कांटेक्ट में अगर आप आते हैं, खुसूसन जो जानवर या जो इंसान इससे मुतासरा हो और उसके बदन के जो फ्लूइड्स हैं, जिस तरह उसका सिलाइवा हो गया या उसको कहीं कट लगा है, उससे जो ज़ख़म से पानी आता है या ज़ख़म के इर्द गिर्द जो लुआब सा होता है या उसका खून जो है उसके साथ जब आप डायरेक्टली इन कांटेक्ट आते हैं सो आपको ये वायरस ट्रांसमिट हो सकता है। और ये वायरस आपको बहुत जल्दी उस वक्त ट्रांसमिट होता है जब आप ऐसे किसी इन्फेक्टेड मटेरियल को जब आप ऐसे हाथों से टच करते हैं या ऐसी जगह आपकी स्किन पे लग जाए जहाँ पे ब्रेक हो, कोई जहाँ पे कोई ज़ख़म हो, तो ये बहुत जल्दी ट्रांसमिट हो जाता है और इसकी जो डिजीज़ है या इसके जो अलामात साइंस सिम्टम्स हैं वो आप में वाज़े होना शुरू हो जाते हैं। अलामात में क्या है ख़वातीन हज़रात, अलामात में जो है सख्त किस्म का बुखार होना और इसके साथ साथ जो बिल्कुल जिसके साथ आपकी हड्डियाँ आपको टूटती हुई महसूस होती हैं, हड्डियों में बहुत सख्त दर्द होना, पट्ठों में बहुत सख्त दर्द होना, जोड़ों में बहुत सख्त दर्द होना और इस बुखार के साथ साथ खुश्क खांसी का आना, गले का ख़राब होना और गले में सूजन आ जाना, ये इसकी अलामात हैं। और इसके बाद जो है ये बुखार के बाद बदन पर मुख्तलिफ किस्म के दाने खारिज ज़दा और ऐसे दाने नमूदार हो जाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा दर्द करते हैं। अब ये दाने जो हैं तकरीबन कुछ हफ्तों तक आपके बदन पे रह सकते हैं और इन दानों के अंदर जो है तो पानी, किसी रतूबत या इसमें जो है तो खून भी आ सकता है। इसके अलावा कुछ लोग ये सवाल करते हैं कि मंकी पॉक्स और चिकन पॉक्स में क्या फ़र्क है। तो दाने आलमोस्ट सेम होते हैं, लेकिन ये मंकी पॉक्स के दाने जो होते हैं थोड़े बड़े होते हैं और ये टूट फूट का शिकार भी हो जाते हैं, इनसे पानी भी आता है और वो पानी जो है वो खुश्क होकर एक क्रस्ट की सूरत इस जख्म पे इख्तियार कर लेता है। ये चेहरे से शुरू होता है और आपके पूरे बदन पे फैल सकता है और खुसूसन जो जिनसी आज़ा हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, वहाँ तक भी इसकी पहुँच हो सकती है। इसके अलावा इन दोनों में जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो ये है कि इसमें लिम्फ नोड्स इनलार्ज हो जाती हैं, यानी आपके गले में या आपकी बगलों में या जो ग्रोइन एरियाज हैं वहाँ पर जो है तो लिम्फ नोड्स इनलार्ज हो जाती हैं और आपको बड़ी बड़ी पेनफुल गिल्टियाँ फील होने लगती हैं जो शदीद बुखार की अलामात के साथ हो सकती हैं। इसका इलाज क्या है ख़वातीन हज़रात? इसका इलाज जो है वो एज सच कोई दरियाफ्त नहीं हुआ कि स्पेसिफिक इसका कोई इलाज हो। इसका इलाज सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होती है। हम पेशेंट को फ्लूइड इंटेक उसका बढ़ा देते हैं, उसको IV फ्लूइड्स देते हैं ताकि पेशेंट को डिहाइड्रेशन ना हो, उसकी सफाई का ख्याल रखा जाता है, उसके बदन की सफाई का ख्याल रखा जाता है, उसके दानों की पेन के लिए जो है एंटीपायरेटिक्स और बुखार कुश अद्वियात फराहम करते हैं।
اس کے علاوہ الرجی کی ادویات دی جاتی ہیں تاکہ ان لوگوں کو الرجی اور کف یعنی کھانسی کم سے کم ہو۔ اب کسی کو اگر خدا نخواستہ یہ ہو جائے تو اس میں کتنے چانسز ہیں کہ وہ پیچیدگیوں کا شکار ہو سکتا ہے۔ اس میں مختلف قسم کی پیچیدگیاں یہ ہو سکتی ہیں کہ اگر دماغ کی جو جلیاں ہیں یا دماغ تک اس کی رسائی حاصل ہو جائے تو اس سے میننگو انکیفلائٹس یا میننجائٹس، اس سے وائرل انکیفلائٹس ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ خواتین و حضرات اس کی پیچیدگیوں میں جو خاص پیچیدگیاں ہیں وہ یہ ہیں کہ جو بہت کم عمر کے بچے ہیں، خصوصاً 1 سال سے کم عمر کے جو کمزور بچے ہیں، خدا نخواستہ اگر ان کو یہ ہو جائے تو ان میں نمونیا کی سی کیفیت آ جاتی ہے اور جو ان کے لیے جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ خواتین و حضرات یہ وائرس جو ہے یہ اگر اس طرح کی صورتحال اختیار کر لے کہ باڈی میں اس کا مدافعتی نظام جو باڈی کا ہے وہ اس کے خلاف ناکارہ ہو جائے اور پیچیدگیاں پیدا ہونے لگ جائیں، تو اس کے لیے ہم آئی وی امیونوگلوبولینز بھی دے سکتے ہیں جو پریپیئرڈ ہوتی ہیں پہلے سے، اور پیشنٹ کو امیونوگلوبولینز فراہم کر دی جاتی ہیں۔ آتے ہیں اس کی مورٹیلٹی کی طرف کہ اس کی مورٹیلٹی کتنی ہے۔ خواتین و حضرات اس کی مورٹیلٹی جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ کس ایریا میں اس نے کتنے % افراد کو انفیکٹ کیا ہے، اور ان میں زیادہ تعداد جو ہے وہ بہت زیادہ عمر یا بہت کم عمر بچوں کی تو نہیں ہے۔ بہت زیادہ عمر والے جو معمر افراد ہوتے ہیں ان کو بھی اس سے پیچیدگیاں ہو سکتی ہیں۔ اگر بات کی جائے مورٹیلٹی کی تو اس سے ڈیتھ ریٹ جو ہے وہ 1% سے لے کے 10% تک ہے، لیکن زیادہ تر علاقوں میں یہ 1% تک ہی رہتا ہے، جو کم ہے، اتنا زیادہ نہیں ہے۔ لیکن کچھ علاقوں میں جہاں پہ بچوں کی آبادی زیادہ ہو، جہاں کی ہائیجینک کنڈیشنز ٹھیک نہ ہو، جہاں پہ اس کا آؤٹ بریک ہو سکے اور جہاں پہ بچوں کی تعداد زیادہ ہو اور ایک ایک گھر ایک ایک کمرے میں زیادہ بچے رہتے ہوں، سو وہاں پہ یہ جلدی بھی پھیلتا ہے اور بچوں کو زیادہ انفیکٹ کرتا ہے اور ان کے لیے جو ہے یہ جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے۔ سو اس سے بچا کیسے جائے؟ اس سے بچا ایسے جائے کہ صفائی کا خیال رکھیے، سنت کے طریقوں کے مطابق نہانے دھونے میں جس طرح کہا جاتا ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے، تو جتنا آپ صاف ستھرا رہیں گے اتنا ہی آپ کو یہ ڈیزیز کیری کرنے کے چانسز کم سے کم ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی آپ کو کسی پہ شک گزرے کہ وہ انفیکٹڈ ہے، اس سے تھوڑا فاصلہ رکھے، ڈائریکٹ کانٹیکٹ میں نہ آئے۔ اگر گھر میں کسی کو خدا نخواستہ اس کی علامات ظاہر ہونے لگے تو اس کو دوسرے بچوں سے اور گھر کے دوسرے افراد سے دور کر دیں تاکہ کوئی اس کے ساتھ ڈائریکٹلی کانٹیکٹ میں نہ آئے۔ اور صفائی ستھرائی کے علاوہ جو ہے باقی جو ٹریٹمنٹ ہے وہ اینٹی پائریٹک یعنی بخار کش ادویات، پانی اور مشروبات کا استعمال، مختلف قسم کے جو فروٹس وغیرہ ہیں ان کا استعمال، تاکہ زیادہ سے زیادہ مقدار میں آپ کو وائٹامن سی وغیرہ، فولک ایسڈ وغیرہ ملتا رہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے تو اس پیشنٹ کو اس کی جو آمد و رفت ہوتی ہے، اس کی جو موومنٹس ہوتی ہیں وہ ہم کم کر دیتے ہیں کیونکہ بدن بہت زیادہ دکھ رہا ہوتا ہے۔ ٹھنڈی جگہ پہ ان کو رکھتے ہیں تاکہ ان کا بخار کم سے کم رہے، اور ان کی خوراک کا خیال رکھتے ہیں، ان کی نرسنگ کیئر کرتے ہیں تاکہ ان کو پیچیدگیوں کا یہ لوگ کم سے کم شکار ہو سکیں۔ سو امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو سے آپ کو بہت سی معلومات مل گئی ہوں گی جو کہ آپ سننا اور جاننا چاہتے تھے۔ سو اگر آپ کو اس سے معلومات ملی ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ معلومات آپ کے پیاروں کے لیے بھی ضروری ہے تو یہ ویڈیو جو ہے یہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔